हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे DSSB PHN एग्ज़ाम 2025 पेपर सॉल्यूशन की अपन इस क्लास में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लासेस आप ज़रूर देख लेना, वहाँ पे आपको PYQs मिल जाएंगे DSSB के सारे एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे DSSB PHN पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे पूरे के पूरे नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन और नर्सिंग के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अपन सबसे पहले अपन नर्सिंग के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में नॉन नर्सिंग को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में इस सेशन को क्या कर देना, शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करके बताना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन थे ही नहीं। बच्चों, 200 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। क्या आपको 200 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन याद है क्या? 10 से 20 क्वेश्चन याद है क्या? नहीं ना। तो वही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आएगी ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये देखो ये क्वेश्चन है। 100% यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है। तो मैं ना तो दूसरों बच्चों से पूछ रहा हूँ कि मेरे को क्वेश्चन भेजो, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये आंसर की लेके आ रहा हूँ। तो एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। पूरी की पूरी अपन डिटेल से बात करेंगे। 200 क्वेश्चन है ना, मतलब ये नर्सिंग के 200 क्वेश्चन है, उसको अपन डील करेंगे कि अपना 1000 क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से कंप्लीट हो जाए, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके अदर्स एग्ज़ाम में। तो ये सेशन आपके इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपन पूरा डिटेल से थ्योरी के साथ में डील करेंगे। तो सेशन को शेयर ज़रूर कर दे। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। पहले वाली क्लास का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आया था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का, याद होगा तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का क्वेश्चन आया होगा। एक IPV था आपके ऑप्शन में, BCG था, OPV भी था। तो इनमें से आपको पहचानना था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो IPV आपका क्या रहेगा, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आई से इसका नाम आ गया इनएक्टिवेटेड। ध्यान, ये आपका आंसर क्या था, राइट था। अब अपन बात करेंगे सारी की सारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो देखो, फर्स्ट नंबर की है इन्फ्लुएंजा फ्लू वैक्सीन होती हैं। ये आपकी क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन रहती है। ये क्या करवाती है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सीजनल फ्लू। जो भी आपके सीजनल फ्लू होता है उसको प्रोटेक्ट करवाती है। जैसे आपका रेनी सीजन हो गया, उनमें से मतलब रेनी सीजन में फ्लू होता है उसको प्रोटेक्ट करवाती हैं। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन, जो IPV आपका ये पूछा गया था, ये प्रिवेंट्स करवाती हैं पोलियोमाइलाइटिस से। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस A वैक्सीन। दिस इज़ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये अगेंस्ट हेपेटाइटिस A वायरस के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ रेबीज़ वैक्सीन। ये भी आपकी इनएक्टिवेटेड है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रेबीज़ वायरस। और फिफ्थ है आपकी हिब वैक्सीन, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। दिस इज़ द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्रिवेंट्स हिब डिजीज़। ये क्या करवाती है, हिब डिजीज़ से प्रिवेंट करवाती हैं।
नेक्स्ट है मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करवाती है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस थ्रू ओपन प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इट्स कंसिडर्ड इनएक्टिवेटेड, इसलिए इसको क्या किया गया है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है परचूसिस वैक्सीन एज पार्ट ऑफ DTAP अपन बोल सकते हैं या DTP अपन बोल सकते हैं, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट वुफिंग कफ। परचूसिस क्या है, एक प्रकार की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जिसके लिए ये यूज़ की जाती हैं वुफिंग कफ के लिए, प्रोटेक्ट करवाती है वुफिंग कफ के लिए। दिस इज़ द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ध्यान रख लेना। इन्फ्लुएंजा हो गई, पोलियो हो गई, हेपेटाइटिस ए हो गई, रेबीज़ हो गई, हिब हो गई, हेपेटाइटिस बी हो गई और परचूसिस हो गई। दीज ऑल आर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको अगर याद होगा तो क्वेश्चन देखने को मिला होगा, थोड़ा डिफरेंट हो सकता, मतलब लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन क्वेश्चन यही था। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गियार्डियासिस ट्रीटमेंट, तो गियार्डियासिस ट्रीटमेंट के लिए उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी। देखो एक आपको मिली होगी ऑप्शन में मेट्रोनिडाजोल थी, मेट्रोनिडाजोल थी, एक क्लोरामफेनिकोल ऐसा कुछ था। तो ये आपकी क्या रहने वाली, मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस गियार्डियासिस की ये रहने वाली हैं। कुछ और भी ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं उनको अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं, क्या पता अगले एग्जाम्स में वो पूछ लिया जाए, तो डील करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कौन कौन सा आता है, टिनिडाजोल, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ गियार्डियासिस, ए सिंगल डोज ऑफ 2 ग्राम, ये 2 ग्राम की सिंगल डोज रहती हैं, इज ऑफन प्रेस्क्राइब्ड फॉर अडल्ट के लिए दी जाती है विद ए क्योर रेट ऑफ अप टू 90%, इसका क्योर रेट कितना है, 90% तक का है। इट्स कंसिडर्ड ए फर्स्ट लाइन एजेंट आउटसाइड द US, इसको एक मतलब अपन बोल सकते हैं आउटसाइड द US के साइड में अपन इसको बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसका माना जाता है। नेक्स्ट है आपकी मेट्रोनिडाजोल, जो मैक्सिमम आपके इंडिया में यूज़ ली जाती है। मेट्रोनिडाजोल ये 5 to 7 डेज कोर्स ऑफ 250 mg 3 टाइम्स डेली इज़ कॉमनली यूज। देखो 250 mg की दी जाती हैं और 5 से 7 दिनों के लिए इसका कोर्स होता है, 3 टाइम्स में दी जाती है, दिन में 3 बार। इस कॉमनली यूज विद ए क्योर रेट ऑफ 85 से 90% इसका क्योर रेट है। हाँ यूर रेजिस्टेंस इज बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, मोर प्रिवेलेंट हैं। तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स अपन देखते हैं, जो निटाजोक्सेनाइड बोल सकते हैं और एक पैरोमोमाइसिन होती हैं और एक क्विनासिन होती हैं। 3 ड्रग्स यूज ली जाती हैं। ए 3 डे कोर्स ऑफ 500 mg ट्वाइस डेली इज़ यूज्ड, ये दिन में 2 बार ली जाती हैं। स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस और अडल्ट के लिए होती हैं विद एन एफिकेसी रेट, इसकी कितनी होती हैं, 80 से 90%। नेक्स्ट है पैरोमोमाइसिन, रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट्स ड्यू टू लो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। दिस मेडिकेशन इज गिवन एट 10 mg पर kg 3 टाइम्स डेली फॉर 5 से 10 डेज तक दी जाती हैं और दिन में 3 बार। और ये किसके लिए यूज़ लिया जाता है, प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए ये यूज़ में ली जाती हैं, ध्यान रख लेना। पैरोमोमाइसिन पी से प्रेग्नेंट या रख लेना। नेक्स्ट है क्विनासिन, ऑल्दो नॉट FDA अपन बोल सकते हैं अप्रूव्ड, इट अचीव्स ए क्योर रेट ऑफ 90 से 95% बट हैज़ मोर साइड इफ़ेक्ट्स एंड इज़ लेस टॉलरेटेड। देखो इसलिए इसको यूज़ में लिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट अपन को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है
और इसको अपन टॉलरेट भी नहीं कर सकते, और FDA के अप्रूव्ड ये ड्रग नहीं है, इसलिए इसको कम यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा, तो पूछा गया क्वेश्चन है एवियन फ्लू क्वेश्चन है। तो एवियन फ्लू के लिए अपन को पूछा गया था इसका वायरस कौन सा था, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था H5N1, उसका राइट था आंसर, है ना। तो अपन सारे के सारे H1 अपन बोल सकते हैं, N1 बोल सकते हैं, या H और N के सब टाइप सारे के सारे देखेंगे, पूरी के पूरे डील करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में H5N1 का पूछ लिया जाता है या H3N1 का पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट्स हैं। तो एवियन फ्लू किसके द्वारा होता है? H5N1, दिस इज़ द राइट आंसर। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं एवियन फ्लू के बारे में। एवियन फ्लू आल्सो नाउन एज बर्ड फ्लू बोलते हैं इसको, इज़ ए टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। ये क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस का टाइप है दैट प्राइमरली अफेक्ट्स बर्ड्स। ये मोस्ट अफेक्ट किसको करते हैं? बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, बट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, लेकिन ये ह्यूमन से भी ट्रांसमिटेड हो सकते हैं, इन रेयर केसेस में देखने को मिलता है। द वायरस इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट सब टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स सरफेस प्रोटीन्स। हीम एग्लूटिनिन, जिसको अपन H बोलते हैं, हीम एग्लूटिनिन, एंड न्यूरामिनिडेज, जिसको अपन N बोलते हैं। H5 और N1 अपन इसको बोलते हैं हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है, आपने अगर नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर देख लेना। कॉमन सब टाइप्स, और जिनको लग रहा है कि ये ट्यूशन्स एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, वो एक बार क्लास ज़रूर देख ले, क्योंकि क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए वो क्लास आप ये ज़रूर देख लेना, है ना। लेकिन ये 100% यही क्वेश्चन है, आपको आंसर की आएगी ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन थे या नहीं थे। स्क्रीनशॉट के द्वारा बताऊंगा। आप मेरी व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, या फिर टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो H5 और N1 और H7N9 के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, H5N1 ए हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, ये आपका क्वेश्चन में था। दिस इज़ द राइट आंसर। वायरस दैट हैज़ कोज्ड सिग्निफिकेंट आउटब्रेक्स इन बर्ड्स में देखने को मिलता है, एंड ओकेजनल केसेस इन ह्यूमंस, मतलब कुछ नॉर्मल रेयर केसेस में बोल सकते हैं कि ह्यूमंस में भी देखने को मिल सकता है। और H7N9 वायरस है ना, अनोदर सब टाइप्स अपन बोल सकते हैं, दैट हैज़ बीन डिटेक्टेड इन ह्यूमंस में देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली इन चाइना में। तो ये मतलब चाइना में देखने को मिलता है ह्यूमंस में ना। तो थोड़ा का अपन एवियन फ्लू के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स अपन देखते हैं। एवियन फ्लू वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। देखो, ये ह्यूमंस के द्वारा, क्लोज कॉन्टैक्ट के द्वारा हो सकते हैं विद इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ में, और कंटामिनेटेड मटेरियल्स। सिम्टम्स इन ह्यूमन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड इंक्लूड, देखो ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं तो माइल्ड से सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीवर है, कफ है, सोर थ्रोट है, मसल एक्स है, कंजक्टिवाइटिस है, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और निमोनिया देखने को मिल सकता है। अगर एवियन फ्लू किस में है? आपके ह्यूमंस में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया? देखो, ट्रांसमिटेड थ्रू ह्यूमंस, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ में, और कंटामिनेटेड मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हो तो एवियन फ्लू आप में ट्रांसमिट हो सकता है, जिससे फीवर देखने को मिल सकता है, कफ देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, मसल एक्स देखने को मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होगी, और निमोनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अपन देखते हैं क्या क्या रहने वाले। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड
बर्ड्स और कंटामिनेटेड मटेरियल्स। देखो क्लोज कांटेक्ट अपन को नहीं रखना है। अगर आपका बर्ड क्या है इन्फेक्टेड है और जो भी उनके कंटामिनेटेड मटेरियल्स हैं उनको दूर रखना है। वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको रखना है पहन के। प्रोटेक्टिंग गुड हाइजीन रखना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एवियन फ्लू इन ह्यूमंस टाइपिकली इन्वॉल्व एंटीवायरल मेडिकेशंस। देखो एंटीवायरल मेडिकेशंस रखनी है अपन को विच कैन हेल्प एलिविएट सिम्टम्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो एंटीवायरल मेडिकेशन आपको लगवानी है अगर एवियन फ्लू देखने को मिल रहा है तो। H3 और N1 ये किया है, ये भी आपके ऑप्शन में था, कई बच्चों ने ये भी राइट किया होगा इसमें। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है और किस में देखने को मिलता है? देखो H3N1 रेफर्स टू ए सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस विच प्राइमरली अफेक्ट्स। ये किस में देखने को मिलता है? पिग्स में देखने को मिलता है, सुअर्स में देखने को मिलता है। दिस वायरस सब टाइप्स कंटेंस हीम एग्लूटिनिन H3 एंड न्यूरामिनेडेज N1 प्रोटीन्स ऑन इट्स सरफेस। तो इसकी सरफेस पे H3 और N1 प्रोटीन पाया जाता है। तो की फैक्ट्स देखते हैं H3 और N1 के बारे में। तो अपन वायरस क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। H3N1 बिलोंग्स टू द फैमिली। तो इसकी फैमिली कौन सी रहने वाली? ऑर्थोमिक्सोवायरिडेई एंड जीनस अल्फा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इसकी फैमिली रहने वाली इम्पोर्टेंट है। और इससे कौन सी जो स्पीसीज है वो अफेक्ट होगी? दिस सब टाइप्स मेनली अफेक्ट्स पिग्स बट कैन आल्सो बी फाउंड इन बर्ड्स में भी देखने को मिलती हैं एंड मैमल्स में भी देखने को मिलती हैं और ह्यूमंस में भी देखने को मिल सकती हैं। रेयर चांसेज होते हैं इनके, है ना। नेक्स्ट है H1N1, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। H1N1 नाउन एज कोजिंग स्वाइन फ्लू, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखो इसको स्वाइन फ्लू भी बोल सकते हैं, स्वाइन फ्लू का वायरस अपन बोलते हैं H1 और N1। दिस सब टाइप्स हैज मेन सरफेस प्रोटीन H1 और N1, इसके सरफेस पे H1 और N1 प्रोटीन पाया जाता है जिसको अपन स्वाइन फ्लू बोलते हैं। और H3N2 दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, अनोदर सब टाइप विद सरफेस प्रोटीन H3N2 नाउन टू कोज सीजनल फ्लू, इसको अपन सीजनल फ्लू भी बोल सकते हैं। आउटब्रेक्स इन ह्यूमंस में ये देखा जाता है। ये दोनों सिम्टम्स मोस्ट कॉमन है ना। अब बात करते हैं, आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा एस्प्री कॉप्स, है ना। अगर नहीं देखने को मिला है तो आपने पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम दिया होगा। एस्प्री कॉप्स ये आपके 27 जुलाई 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ना। देखो एस्प्री कॉप्स आपको ऑप्शंस दिए होंगे, ये इतनी बड़ी बड़ी लाइनें थी इसमें, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एस्प्री कॉप्स उसको अपन देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो एस्प्री कॉप्स क्या होता है उसको देखते हैं। और ये डायरेक्ट ये पूछा गया था, एस्प्री कॉप्स क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ प्राइड एंड म्यूचुअल लॉयल्टी शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। देखो इसमें क्या होती है? फीलिंग ऑफ प्राइड एंड म्यूचुअल लॉयल्टी शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। देखो इसमें एक ग्रुप होता है जिसमें कोई भी मेंबर्स होता है तो वो अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो शेयर करता है अपने ग्रुप्स में कि कैसा महसूस कर रहा है, या अपन बोल सकते हैं फीलिंग ऑफ लॉयल्टी को क्या करता है? शेयर करता है। दिस इज़ द एस्प्री कॉप्स। ये ओनली फॉर आपके अपन बोल सकते हैं आर्मी मैन में यूज़ ली जाती हैं या पुलिस वाले इसको यूज़ में लेते हैं। कैसे लेते हैं अपन देखते हैं, अभी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। देखो एस्प्री कॉप्स इज ए फ्रेंच टर्म। देखो ये एक फ्रेंच टर्म होता है, मीनिंग क्या होती है? स्पिरिट ऑफ द बॉडी, बॉडी का समूह अपन बोल सकते हैं, बॉडी का हिस्सा अपन बोल सकते हैं, है ना, बॉडी का हिस्सा, स्पिरिट ऑफ द बॉडी। और
टीम स्पिरिट अपन बोल सकते हैं, टीम स्पिरिट जो समूह का मुखिया होता है उसको अपन बोलते हैं टीम ऑफ स्पिरिट, ग्रुप है ना। इट रेफर्स टू द मोरल, ये एक मोरल होता है। और कमांडेयर होता है, कमांडर अपन बोल सकते हैं कमांड जो करता है। और शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पज अमंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन ने फीलिंग ऑफ लॉयल्टी की बात की है। तो इसके की एस्पेक्ट अपन देखते हैं। तो ये ऑप्शन में आपका था यूनिटी ऑफ कोहेशन, दिस इज द राइट आंसर, ये आपके ऑप्शन में था, 100% था। एस्प्रिट डे कॉर्प्स फोस्टर्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड टुगेदरनेस और मोटिवेशन एंड enthusiasm. It boosts morale and encourages team members to work toward common goals or shared values and identity. Members identify with the group's mission, values and culture. देखो ये क्या होता है एस्पिरिट डे कॉर्प्स, मेनली आपका जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन ये इंक्रीज करवाता है। मोटिवेशन को ये क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। ये अपन बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का मोटिवेशन है जो आर्मी मेंस में देखने को मिलता है, लड़ने की ताकत देता है ये मोटिवेशन, जिसको अपन एस्पिरिट डे कॉर्प्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बेनिफिट्स भी अपन देखते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। इम्प्रूव्ड टीम वर्क, ये क्या करता है, टीम वर्क का जो भी मेंबर्स होता है उसके वर्क को इम्प्रूव करवाता है। इनहेंस्ड कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, टीम मेंबर्स आर मोर मोटिवेटेड एंड एंगेज, यहाँ पे क्या कहा, मोर मोटिवेटेड, मैंने अभी बताया। बेटर मोरल, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस, देखो इसमें क्या कहा है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट देना और स्ट्रेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखो मिलिट्री यूनिट्स, अभी मैंने कहा आर्मी मेंस यूज नहीं करता, आर्मी मेंस यूज करते हैं या मिलिट्री अपन बोलते हैं, एक ही बात है। एस्पिरिट डे कॉर्प्स इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग यूनिट कोहेशन एंड मोरल, और स्पोर्ट्स टीम में भी इसको यूज किया जाता है कि हाँ आपको जीतना है, कुछ लाइन बोली जाती हैं जिससे उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। टीम स्पिरिट एंड कमारडेयर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट परफॉर्मेंस और वर्क प्लेसेस पे कैसे ये स्ट्रॉन्ग एस्पिरिट डे कॉर्प्स कैन लीड टू इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये आपके एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और ये है ना एस्पिरिट डे कॉर्प्स आपको मैंने पहले भी करवाया है DSSP पेपर सॉल्यूशन में, ये नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने चीख के बताया था ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपने नहीं सुना तो इसमें आपकी गलती है भाई। कल्टिवेटिंग एस्पिरिट डे कॉर्प्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिल्ड ए पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव टीम कल्चर, यहाँ पे कहा गया है भाई कल्टिवेटिंग एस्पिरिट डे कॉर्प्स ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं ये पॉजिटिव बिहेवियर्स को इंक्रीज करवाती हैं और जो टीम कल्चर होता है उसका प्रोडक्टिवनेस इंक्रीज करवाता है, मतलब मोटिवेट करवाते हैं आपकी टीम कल्चर से। नेक्स्ट है शिरोडकर प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। शिरोडकर प्रोसीजर इज आल्सो यूज इन, तो ये आपका किस में यूज़ लिया जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या पूछा गया था, हैबिचुअल अबॉर्शन, यही क्वेश्चन पूछा गया था, याद हो तो शिरोडकर प्रोसीजर मेनली यूज किस में होता है, हैबिचुअल अबॉर्शन में, ये आपको देखने को मिला था ऑप्शन में, हैबिचुअल अबॉर्शन डायरेक्ट क्वेश्चन था।
Chirurgical procedure या chirurgical method also used in habitual abortion. This is the right answer. तो अपन देखते हैं ये प्रोसीजर क्या होता है। द chirurgical ऑपरेशन अपन बोल सकते हैं या chirurgical सर्कलेज भी अपन बोल सकते हैं। इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, है ना, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट हैबिचुअल अबॉर्शन, ये अपन क्या करवाते हैं, जो हैबिचुअल अबॉर्शन होता है उसको प्रिवेंट करवाता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में और ऑफ प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको यूज़ लिया जाता है। अगर ये प्रेगनेंसी के सेकेंड टाइम में हैबिचुअल अबॉर्शन देखने को मिल रहा है तो ये chirurgical प्रोसीजर अपन यूज़ लेंगे। स्पेसिफिकली फॉर वुमन विद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, देखो जिसमें ये प्रोसीजर यूज में लिया जाता है, स्पेशली किन वुमेंस में यूज़ लिया जाएगा, यहाँ पे कहा है स्पेशली फॉर वुमेंस विद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में ये यूज लिया जाता है, मतलब लॉस ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स, इसको अपन बोलते हैं लॉस ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स, है ना, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इट इन्वॉल्वेज, ये क्या करवाते हैं, इट इन्वॉल्वेज reinforcing the cervix with a non-absorbable suture to prevent early dilation and potentially reduce the risk of preterm birth, है ना, प्रीटर्म बर्थ से भी आपके ये जो chirurgical प्रोसीजर है ये प्रिवेंट करवाता है। मेनली हैबिचुअल अबॉर्शन में यूज लिया जाता है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अगर आपको याद हो तो विटामिन डी डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में देखने को मिल रहा है तो वो कंडीशन आपकी कौन सी होगी, रिकेट्स की कंडीशन होगी, है ना। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन कैन लीड टू रिकेट्स, ए कंडीशन दैट अफेक्ट्स बोन डेवलपमेंट एंड कैन कोज bow legs। देखो विटामिन डी देखने को मिल रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है तो bow legs देखने को मिलते हैं। देखो ये नॉर्मल लेग्स आपके ऐसे होते हैं, लेकिन ये रिकेट्स की कंडीशन में ये आपके लेग्स मतलब इनके बीच में आपका क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। ऐसे बता रहा हूँ मैं, ये इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। मेरे चैनल पे आप देख सकते हो मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया है bow legs का, तो ये इसको bow legs बोलते हैं। और अदर बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, अदर सिम्टम्स इंक्लूड बोन वीकनेस हो सकती हैं, बोन पेन हो सकता है, डिलेड ग्रोथ देखने को मिलता है, और सीवियर डेफिशिएंसी कैन आल्सो कोज सीजर भी हो सकते हैं ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल्स। और देखो विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी आपका क्या देखने को मिल रहा है, डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है, सीजर्स भी आ सकता है। देखो एक सीजर का क्वेश्चन भी आया तो वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे ना, सीजर का क्वेश्चन भी आया था आपको याद हो तो आज के सेशन में बस अपन यहाँ तक की कुछ क्वेश्चंस थे तो उनको डील करेंगे। नेक्स्ट सेशन आपके साथ में मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, क्योंकि देखो सेशन को एक बड़ा करना आपके लिए भी अच्छा नहीं और मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। तो जितने कम क्वेश्चन अपन करेंगे सेशन में छोटे छोटे, उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि याद आप ज़्यादा कर सकते हो। थैंक यू।